तो हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परचम क्लासेस में। परचम क्लासेस के पॉलिटी सीरीज में मैं दिलीप पुरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पॉलिटी में वी आर डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। जैसा आप सभी को पता है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और अप टू आर्टिकल नंबर 28 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। 28 नंबर आर्टिकल तक हम सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, राइट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 जो हमारे स्टेट की डेफिनेशन देता है, वहाँ से लेकर 28 जितने अधिकार, मूल अधिकार एक आम सिटीजन, एक आम इंसान को हमारे देश में अवेलेबल हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा या जिस पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, आर्टिकल 29 और 30 पे। इसके बाद आर्टिकल 31 हैज़ बीन रिपील्ड ऑफ बाय विच अमेंडमेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 31 को किस अमेंडमेंट के साथ हटाया गया है। तो अब ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ ऑर्डिनरी राइट। ये हिंट और दे देता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 32 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो है रिट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। आप सभी को पता है कि गारंटीड राइट्स हैं और इसकी गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट। कौन गारंटी देता है कि आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे ही मिलेंगे अगेंस्ट दी स्टेट? तो ये गारंटी देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू वेरियस टाइप्स ऑफ रिट। जब भी फंडामेंटल राइट वायोलेट होंगे तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू कर सकता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि इट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, इसको पूरा अलग तरीके से देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम करेंगे आर्टिकल 33, 34, 35 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अंत करेगा। फंडामेंटल राइट्स यहीं तक हैं, आर्टिकल 35 तक। फिर आर्टिकल 36 से चालू हो जाते हैं हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है 29, 30, 33, 34, 35। ये हम आज क्लियर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर एडू एक ऐड आएगा परचम का, वो ऐड देखें, इसके बाद हम क्लास चालू करते हैं। सो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आर्टिकल 29, 30 को जब हम क्लब कर देते हैं, आर्टिकल 29, 30 को क्लब करके अगर हम बोलेंगे तो इन्हें बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या बोला जाता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जिसमें जो आर्टिकल 29 है दैट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड माइनॉरिटीज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अब हमारा देश क्या है भाई? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने हमारे को सेक्युलर देश बनाया। सेक्युलर देश बनाया हमारे देश में। हमारे देश को कैसा बनाया? हमारे देश के संविधान, हमारे देश की जो स्ट्रक्चर उन्होंने नींव रखना चाहिए वो कैसी रखना चाहिए? सेक्युलर रखना चाहिए। सेक्युलर रखना चाहिए यानी कि हमारे देश की जो डेफिनेशन है सेक्युलर की, उसका मतलब है सर्वधर्म संभव। सारे धर्म हमारे यहाँ पे बोले जाएंगे, निभाए जाएंगे, माने जाएंगे। जिसको जो धर्म मानना है सबको उसकी आज़ादी है। तो अब जब इतनी डाइवर्स कंट्री हमारी है और शुरू से रहती हुई आई है डाइवर्स कंट्री, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो इतनी सारी जब डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ होंगी मेजोरिटीज़ और कुछ होंगी माइनॉरिटीज़। कुछ होंगी मेजोरिटीज़ और कुछ होंगी माइनॉरिटीज़। मेजोरिटी तो एक ही होगी जो हमारे हिंदू है, तो वो दैट इज़ मेजोरिटी। और इसके अलावा सारी हमारी जो होती है वो जनरली माइनॉरिटीज़ में फॉल करती हैं। क्योंकि इतना सारा डाइवर्स है तो हर टाइप के लोग होंगे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारी मेजोरिटी में होंगे और जो बाकी सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटीज़ में हो जाएंगे। ये तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जनरल डेफिनेशन है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी होती क्या है। अब क्योंकि इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी डाइवर्स लोग हैं, तो इनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होगी। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होगी। कोई पंजाबी में बात करेगा, कोई सिंधी में बात करेगा, कोई मलयाली में बात करेगा, कोई कन्नड़ में बात करेगा, कोई आपके उर्दू में बात करेगा, ठीक है, कोई इंग्लिश में बात करेगा। तो लैंग्वेज भी बहुत सारी होंगी, सबके अपने अपने कल्चर होंगे। क्योंकि इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतनी कास्ट हैं, तो सबकी अपने अपने कल्चर हैं, ट्रेडिशंस है, सब कुछ रिलीजन है, सब कुछ अलग अलग है। तो डाइवर्स कंट्री होने की वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज कल्चर की भी डाइवर्सिटी है, स्क्रिप्ट की भी डाइवर्सिटी है। सबके अपने भगवान है, सबने अपनी अपनी स्मृतियाँ लिख रखी है, सबने अपने अपने कुल देव मान रखे हैं, उनके बारे में लिख रखा है। तो सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। फिर उनकी क्या प्रीचिंग्स है, उनकी क्या टीचिंग्स है, उनकी कम्युनिटी के लिए सब ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, किसी भी एक धर्म का नहीं है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक नेशन है, हमारे देश ने किसी भी एक धर्म को हमारा आइडेंटिटी में नहीं रखा है। तो हम क्या है? सेक्युलर है, तो हमारे सारे धर्म हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी लैंग्वेजेस है। तो अब एक ओनस आ जाता है सरकार पे, एक ओनस आ जाता है गवर्नेंस पे कि भैया आपने रखे तो हैं, लेकिन क्या इनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि अगर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की थियरी की बात करेंगे
या किसी भी एक इंसानियत के नियम को देखेंगे तो जो मेजॉरिटी में होता है, जो भारी होता है, वो नीचे वाले को खा जाता है। पुराने टाइम में राजा लोग कैसे राज करते थे? इसी तरीके से राज करते थे, क्योंकि वो सशक्त होते थे, पावरफुल होते थे, भले ही नंबर में कम होते हो बट उनके पास पावर ज़्यादा होती थी। तो जो भी आदमी पावर में ज़्यादा होगा वो नीचे वाले को खा जाएगा, लोअर तबके वाले को खा जाएगा। और ऐसा ही कुछ हमने इतिहास में देखते आए हैं, सालों से, सदियों से देखते आए। तो यही डर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स में भी था कि कहीं हम मेजोरिटी, जो हमारी मेजोरिटी है, वो हमारी माइनॉरिटीज को विलुप्त न कर दे, उनके स्क्रिप्ट, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को विलुप्त न कर दे। तो इसलिए ये प्रोविजन डाला गया आर्टिकल नंबर 29 के तहत कि हर कम्युनिटी को लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बचाने की पूरी आज़ादी है। अब ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनॉरिटीज। जो आपकी हेडिंग है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनॉरिटीज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक माइनॉरिटी जो है वो देश में अगर माइनॉरिटी है तो वह हर इलाके में भी माइनॉरिटी हो। तो सपोज अगर मैं बोलता हूं कि जूस हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी है, ठीक है, जूस या पारसी हो गए या कोई सी भी आप ले लो, फॉर दैट मैटर मुस्लिम ही ले लो, मुस्लिम हमारे यहाँ पे ओवरऑल माइनॉरिटी में है। लेकिन क्या कोई ऐसा एरिया हो सकता है, कोई ऐसी स्टेट हो सकती है, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो और बाकी की जो कल्चर है या कम्युनिटीज़ है वो माइनॉरिटी में हो? ऐसा हो सकता है? हिंदू माइनॉरिटी में हो? तो बिल्कुल हो सकता है। कई ऐसे इलाके हैं जो देखेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट है तो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। इवन वेस्ट बंगाल के कई एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो अगर सिर्फ यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कर देते आर्टिकल 29 में, तो यही माइनॉरिटी कहीं पे जाके मेजॉरिटी हो जाती है, और जो मेजॉरिटी पूरे देश में है वो हो सकता है किसी इलाके में माइनॉरिटी की तरह रह रही हो। तो वही खतरा जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरऑल दी कंट्री हमने दिया है, हो सकता है वो खतरा मेजॉरिटी पे आ जाए कहीं किसी एरिया में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं करके, हेडिंग में भले ही माइनॉरिटी यूज करा है, हेडिंग में अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज ही है, लेकिन वाइल इन डिस्क्राइबिंग दी थिंग्स तो इन्होंने क्या लिया है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, एनी सेक्ट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन का कोई सा भी समूह, किसी भी एरिया में कोई भी आदमी, तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन इसमें आ गया। अब वो चाहे एक एरिया में मेजॉरिटी हो, दूसरे एरिया में माइनॉरिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी कल्चर है, कोई भी सिटीजन का सेक्शन है जहां पे उसको, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसकी स्क्रिप्ट डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार देता है हमारे को आर्टिकल नंबर 29। सिंपल, कोई ज्यादा माथापोड़ी की बात नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। सो इट गिव्स द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट होगी, सब माइनॉरिटी, सब लैंग्वेज, सब धर्म, सब लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस हो, सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, कल्चर है। तो उनको फॉलो करने का और उसको सेफ गार्ड करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार, कंजर्व करने का अधिकार हमारे को आर्टिकल 29 देता है। साथ ही साथ ये एक और राइट देता है, nobody shall be denied admission in educational institutions maintained or receiving aid state on grounds of religion, race, caste और language। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है, इसी में इंक्लूसिव है। तो डिस्क्रिमिनेशन हम वैसे कई तरीके से पढ़ चुके हैं पहले के आर्टिकल्स में, लेकिन आर्टिकल 29 भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन डिसअलाउ करता है इन दी एरिया ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको धर्म, रेस, कास्ट, जात के बेसिस पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वाइल इन एडमिशन, सबको एडमिशन मिलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। तो ये एक और सब पॉइंट है आर्टिकल नंबर 29 का। बट जो मेजर फोकस है आर्टिकल 29 का इज टू प्रोटेक्ट दी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ दी माइनॉरिटीज और रादर एनी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। माइनॉरिटीज किसी एरिया में हो सकती है। वो माइनॉरिटी से मतलब क्या है, क्यों माइनॉरिटीज करा है? क्योंकि उस एरिया में भले ही जो मेजोरिटी पूरे देश में है, उस एरिया में वो माइनॉरिटी होएगी और तभी उसे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जो साइकोलॉजी, जो ह्यूमन नेचर है, उसमें क्या है, जो भारी है, जो पावरफुल है, वो ही अटैक कर सकता है नीचे वालों पे। नीचे वाले कभी भी ऊपर पे अटैक नहीं करेंगे। जो लोअर पोजीशन में है वो कभी भी ऊपर वालों पे अटैक कर ही नहीं सकते, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो रिसोर्सेज भी किसके पास होंगे? जिनकी तादाद ज्यादा होगी या जिनके पास बाहुबल ज्यादा होगा। तो मेजोरिटी को हम मानते हैं कि मेजोरिटी के पास ज्यादा बाहुबल होगा या मेजोरिटी के पास ज्यादा पावर होगी, क्योंकि वो ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है। तो कहीं वो माइनॉरिटी को तारे जमीन पर जो है उनको खो न जाए तारे जमीन पर। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या है, हमें इस तरीके के आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स को इंसर्ट करने पड़े इन दी फंडामेंटल राइट्स। आई होप इट इज अ सिंपल आर्टिकल, कोई ज्यादा है नहीं, आपको क्लियर हो गया हो। मूविंग ऑन, वी कम टू आर्टिकल नंबर 30। अब आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स।
इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली अब जो माइनॉरिटीज हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं ऑल ओवर दी कंट्रीज, उनको ये अधिकार देता है आर्टिकल 30 कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूट, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो एस्टेब्लिश की बात हो गई कि वो खड़े कर सकते हैं अपने द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशंस, अपनी रिलीजन, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको शिक्षा मिलती रहे, उनको उनकी जो संस्कृति है वो आगे चलती रहे। तो एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। तो आपने इस पूरे देश भर में काफ़ी सारे इस्लामिक स्कूल देखे होंगे, काफ़ी सारे मिशनरी स्कूल देखे होंगे, काफ़ी सारे हिंदू सोसाइटी स्कूल देखे होंगे। हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग टाइप के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि मना किसी को नहीं किया जाता, क्योंकि पहले वाले आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल 29 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट क्योंकि आर्टिकल 30 ये अधिकार देता है कि भैया आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं उनको कोटा दें, जो आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, जो आपके कल्चर को बिलोंग करते हैं, एंड टू प्रोपोगेट इट, एंड टू प्रोफेस इट, आगे आपको इसको चलाना है, कैरी ऑन करना है, तो इसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। क्या अधिकार है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अपने हिसाब से जिस तरीके से वो चाहते हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनको अपनी तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अपनी तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं यानी कि वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने प्रिंसिपल हो गए, अपने स्टाफ हो गया, उनको लेने का तरीका, उनको भर्ती करने का तरीका, सारी चीजें वो अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की सरहद है उसको क्रॉस नहीं करना। कहीं पे भी जैसे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, जैसा अभी हमने 29 में पढ़ा था कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो आप डिस्क्रिमिनेशन, आप भले ही कोटा दे सकते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटी को, लेकिन किसी को मना नहीं कर सकते कि भैया आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल लॉज है, नेचर के लॉज है, पोल्यूशन लॉज है, बिल्डिंग लॉज है, एरिया लॉज है, म्युनिसिपल लॉज है, ये सब आपको फॉलो करने हैं। इन द इवेंट ऑफ गिविंग यू द राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, आपको राइट देने के चक्कर में ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप जो जनरल लॉज है उन्हीं को फॉलो नहीं करें। लॉज तो आपको सारे के सारे फॉलो करने हैं। जो जनरल लॉज है जो एक इंसान पे लगते हैं वो आप पे भी लगेंगे ही, भले ही आप माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हो। अब इसमें क्या देखने की बात है, इसमें माइनॉरिटीज पे ही फोकस किया है, इसमें एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं है। इसमें जो माइनॉरिटीज हमारे एस्टेब्लिश्ड है पूरी कंट्री में, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की अधिकार है। मतलब मेजोरिटी वाले तो खोल ही सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट माइनॉरिटीज वाले भी खोल सकते हैं। कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट गारंटीड अंडर 44 अंडर गारंटीड टू देम अंडर आर्टिकल नंबर 30। अब क्या है, क्योंकि हमने राइट दिया है कि आप अपने इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमको जैसा याद है कि हमें 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे टेक अवे कर लिया गया था, उसे रिपील कर दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी में क्या होता था कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपको अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी, लेकिन लॉफुल जब सरकार को जरूरत पड़ रही है तो वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले भी सकती है। ठीक है, ये रिपील ऑफ कर दिया, तो अब वो किसी का भी फंडामेंटल अधिकार नहीं है। तो सिमिलरली अब सरकार जो है, जो गवर्नेंस है, वो क्या कर सकती है, जब वो नॉर्मल आदमी के घर ले रही है, प्रॉपर्टी ले रही है, तो वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए गए जो प्रॉपर्टीज हैं, स्कूल्स हैं, उनको भी ले सकती है फॉर बेटरमेंट या फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, या कुछ भी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट निकालना है तो उनको कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट कर सकती है इनका भी। लेकिन क्या होता है, कंपलसरी एक्विजिशन करते वक्त गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, एक नेसेसरी कंपनसेशन देना पड़ता है। क्योंकि अब आप किसी की जमीन हड़प रहे हो तो ऐसा तो नहीं फ्री में करोगे, तो आप उनको कंपनसेशन दो। जनरली जो ये कंपनसेशन होता है ये जो मार्केट वैल्यू होती है उससे बहुत ही कम होता है। सरकार अपने खातों के अनुसार, अपनी डीएलसी रेट के अनुसार उनको पैसा देती है, इवन उससे भी कम देती है। तो कंपनसेशन क्या होता है, जस्ट नहीं होता। अगर रियल मार्केट में उतरेंगे तो वो जस्ट नहीं है, बट ऑन पेपर्स इट इज जस्ट। पेपर पे तो क्या है, प्रॉपर्टी जैसा आपको पता है कि पेपर पे अलग रेट है और मार्केट में अलग रेट है, तो उसी तरीके से कंपनसेशन जो होगा वो जस्ट नहीं होगा मार्केट के हिसाब से, जस्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि जस्ट नहीं है तो हमारे को यह अधिकार यहां पे मिलता है कि जो कंपनसेशन आपको देना है इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को, इसको भी देखो 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ ही डाल दिया गया, क्योंकि 44th से ही राइट टू प्रॉपर्टी हटाया। ये क्वेश्चन भी था हमारा क्लास चालू करने से पहले कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट के साथ, संशोधन के साथ हटाया गया। तो जवाब है 44वां अमेंडमेंट 1978।
अब इस 44वें अमेंडमेंट के साथ एक और चीज कही, क्योंकि ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती, अगर ये वाला हटाया तो हम कंपलसरी एक्विजिशन कर लेते। अब किसी बेचारे माइनॉरिटी वाले ने अपना इंस्टीट्यूट मैनेज कर रखा है, अच्छा खासा स्कूल बना रखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रखा है, अब उसको कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया गया सरकार द्वारा और उसको कंपनसेशन भी दिया, उसको कंपनसेशन दिया, लेकिन उसका जो कंपनसेशन था वो जस्ट नहीं था। जस्ट नहीं था मतलब वाजिब नहीं था, तो मार्केट वैल्यू से वो वाजिब नहीं था, यानी कि अब वो उसी टाइप का इंस्टीट्यूट कहीं और नहीं खोल सकता, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं मिले उसे, कंपलसरी एक्विजिशन में उसको नुकसान हो गया। तो ये जो अधिकार है, ये राइट मेंटेन करता है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होते ही क्या कर रहे हो आप, उनको एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का जो अधिकार है कि माइनॉरिटी अपनी तरीके से कर सकती है, वो उनसे छीन रहे हो, उनसे छीन रहे हो। उन्होंने मेहनत करके एक स्कूल बनाया, एक प्रांगण बनाया, एक प्रेमाइस बनाया, जो भी कॉलेज का बनाया, स्कूल का बनाया, वो चल रहा था, बट अब कंपलसरी एक्विजिशन करके आपने उनसे वो अधिकार छीन लिया, और अब आपने उनको इतने पैसे भी नहीं दिए कि वो नया स्कूल डेवलप कर सके, या नई जमीन आपने उनको ग्रांट नहीं करी, और करी भी तो उस क्वालिटी की नहीं करी जिस क्वालिटी का उन्होंने बनाया था, या जिस तरीके से वो चाह रहे थे उस तरीके से उनका काम नहीं हो पा रहा। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, कर्टेलमेंट ऑफ राइट हो गया, एब्रोगेशन, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया। तो ये इंश्योर करना कि उनका जो कंपनसेशन है वो इतना हो, या किसी भी तरीके से हम उनको जो भी इन रिटर्न दे रहे हैं ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, तो आपको इतना सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना पड़ेगा कि उनका ये जो राइट है ये हिंडर नहीं हो, ये वायोलेट नहीं हो। ये जरूरी डाल दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ। तो स्मार्ट वर्क देगा कि 44वें अमेंडमेंट के साथ ये दिक्कत अराइज हो सकती थी, क्योंकि ये अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को छीन रहा था, लेकिन क्योंकि ये करना फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर देता, तो ऑटोमेटिकली एक और पॉइंट 44th अमेंडमेंट के साथ डाल दिया कि जो कंपनसेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका राइट कहीं से भी वायोलेट नहीं हो, आपको पूरी सुविधाएं, पूरा पैसा, पूरा रिटर्न मिलना चाहिए, जिससे आप उसी प्रकार का इंस्टीट्यूट जो आप चला रहे थे, उसी प्रकार की जो प्रॉपर्टी आपके पास थी, आप नहीं खड़ी कर सको। फिर इसमें बोला जाता है कि इन ग्रांटिंग द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी। अब गवर्नमेंट अगर किसी को एड दे रही है, गवर्नमेंट जो स्टेट है, हमारी मशीनरी है, वो अगर किसी को एड कर रही है फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस इंस्टीट्यूट्स, तो वो माइनॉरिटी में भेदभाव नहीं कर सकती कि मैं यार इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी को दे देता हूँ, इस दूसरी माइनॉरिटी को मैं ये नहीं देता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, कौन सी माइनॉरिटी को करना है, अगर एड होगा तो इक्वली यहाँ जिस भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन देयर रेशो ऑफ देयर पॉपुलेशन, माइट बी द केस, वो जैसा भी है वो हमें नहीं पता, बट कुल मिला के देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी बेवजह आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, सबको आपको इक्वली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिस तरीके से वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 30। नाउ आर्टिकल 32 विल डील विद इट लेटर। तो अभी आर्टिकल 32 जो हमारी गारंटिंग पार्ट है हमारा, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है वो बताता है आर्टिकल 32, क्योंकि इट इज अ डिफरेंट चैप्टर इन द सेंस डिफरेंट टॉपिक, कि ये गारंटी की बात कर रहा है, तो इसको पहले सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम रिट पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, मे बी टुमारो। फिर आता है आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल 29 and 30 are very much clear. Now we move to article number 33. As the heading suggests, आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। ये रिश्ता किसके बारे में बता रहा है, आर्म्ड फोर्सेज, जो भी हथियार लेके घूम रहे हैं, वेपन लेके जो भी फोर्सेज हैं हमारी, उनके और फंडामेंटल राइट के रिश्तों को बता रहा है कि उनके और फंडामेंटल राइट के बारे में क्या रिश्ते हैं। क्या उनको भी वैसे ही फंडामेंटल राइट मिलते हैं जैसे कि एक सिटीजन, एक आम आदमी को मिलते हैं, या एक पर्सन को मिलते हैं कुछ अधिकार, तो क्या उन आर्म्ड फोर्सेस को भी उसी तरीके से अधिकार मिलते हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछे, आपको आधा आंसर तो वैसे ही मिल जाएगा, आपको जरूरत नहीं है इस आर्टिकल को पढ़ने की, आपके दिमाग में ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या उसी तरीके से मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स एक आर्म्ड पर्सोनल को जिस तरीके से एक नॉर्मल सिटीजन को मिलते हैं। तो ये चीज अब जैसे आप क्वेश्चन ऐसा दिमाग में लाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि आर्म्ड फोर्सेस क्या होती है, जिनके पास कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, या फिर उनको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, उनको पीस एंड ऑर्डर इस देश का मेंटेन करना है, वो खोए नहीं। तो ऐसी सारी चीजें, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर।
तो अगर उनको मैंने सारे फंडामेंटल राइट दे दिए, जो छोटे मोटे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, या फ्रीडम ऑफ प्रेस से बात करने का हो, या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, तो अगर ये सारे आर्टिकल मैंने उनको दे दिए, ये सारे आर्टिकल मैंने उनको दे दिए एज इट इज, ये सारे आर्टिकल मैंने उनको एज इट इज दे दिए, तो क्या आपको लगता है हमारा डिसिप्लिन या पीस एंड ऑर्डर कभी मेंटेन हो पाएगा? क्या मैं ऐसा अधिकार मेरी मिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री जो पर्सोनल है या पुलिस फोर्सेस है उनको ये बोल सकता हूँ कि आप खुलेआम जाके किसी से कोई भी बात करें? आप कोई भी देश का प्लान आ रहा है, सिक्योरिटी का प्लान आ रहा है, उसको रिलीज कर दे प्रेस के सामने। आपका मन करे कहीं से भी आप मूवमेंट कर ले, यहाँ से वहाँ चल जाएं, आपको नौकरी पे रहने की जरूरत नहीं है। आप 10 12 15 लोग होकर कोई सा भी ग्रुप इकट्ठा कर ले, अगर नया सा बटालियन चल रही है आपकी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आपस में दो इस बटालियन के मिलकर एक अलग सी यूनियन बना दें, या आप ऐसा सा असेंबली कर लें, एसोसिएशन कर लें, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे फंडामेंटल राइट जो एक आम आदमी को उपलब्ध है, वो हम उसी तरीके से उसी क्वांटम में इन लोगों को अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमें हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ करना है। सिक्योरिटी को रिस्क पे थोड़ी लेंगे कि हमने किसी को बोल दिया कि आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पता पड़ रहा है वो देश की सारी सीक्रेट ही मीडिया में रिलीज कर रहा है। देश के आगे फ्यूचर क्या प्लान है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मिलिट्री पर्सोनल है, तो उसको तो थोड़ी पता हो, उसको तो थोड़ी बहुत बातें पता होंगी कि मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम किस तरीके से हमारे जो कॉम्बैट से हम कैसे हम आगे के दूसरे देश जो हमारे एनिमी कंट्रीज है उनसे किस तरीके से बचने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो उनको पता ही होगी, कहाँ कहाँ हमारे को स्पेसिफिक निगरानी रखनी है, कौन से एरियाज है जिनको हमें लोकेट करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। अब ये एक आम जनता को मिल गई तो फिर तो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, या प्रेस को मिल गई तो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो भी हमारी देश की सिक्योरिटी और हमारी इंटेग्रिटी या यूनिटी बनाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर पीस मेंटेन करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास एक नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दी देश, स्टेट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वॉरफेयर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी होती है, और इसको रिलीज करने से हो सकता है आम आदमी में उथल पुथल मच जाए। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं, या रेस्ट्रिक्टिव फंडामेंटल राइट्स इनको दिए जाते हैं। ऐसा आप बोल सकते हैं कि इन पे रोक होती है कि आप ऐसे, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है आपके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आपके पास, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है भी तो बहुत लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। आप ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम एक आम सिटीजन जो राइट एंजॉय कर रहा है वो आप भी एंजॉय करें। ये सिंपल सा आर्टिकल बोलता है, ठीक है। तो क्या है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। अब इसमें एक वर्ड देखे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सर्वोपरि है। ये अधिकार किसको देता है, रोक लगाने का अधिकार किसको देता है, रोक लगाने का अधिकार देता है पार्लियामेंट को। तो मैं चाहूं तो मिलिट्री पे रोक नहीं लगा सकता, या फॉर दैट मैटर म्यूनिसिपैलिटी या जो मेयर है या आपका पंचायत राज है वो मिलिट्री पे रोक नहीं लगा सकता। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं रोक लगा सकते, कोई ऐसी लॉ नहीं बना सकते। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ऐसा अधिकार है। किसके पास, सर्वोपरि पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वैसे ही 90% पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला अधिकार भी किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, कि उनके आर्म्ड फोर्सेज जो भी हैं, बी इट नेवी, बी इट एयरफोर्स, बी इट मिलिट्री, वॉट एवर, जो भी आर्म्ड फोर्स है, पुलिस फोर्सेज, पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो हमारी रिजर्व फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेज, और जो भी साथ साथ इनके साथ काम करने वाली फोर्सेज हैं, इन सबके अधिकारों पर रोक, कर्टेलमेंट लगाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ये लाइन दो चीजें बता रही है कि एक तो इन पे रोक लगाई जा सकती है, ये सारी फोर्सेस पे रोक लगाई जा सकती है, और ये रोक लगाने का अधिकार भी किसके पास है, ये रोक लगाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट के पास ही है, बाकी किसी भी गवर्नेंस के पास नहीं है। The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। मैंने आपको ये बता ही दिया कि क्योंकि इनकी ड्यूटी ही इस तरीके की है कि ये फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये उथल पुथल की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ऑर्डर और पीस और जो डिसिप्लिन की हम डिमांड कर रहे हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो टू इंश्योर दैट हम ये अधिकार, ये आर्टिकल 33 क्या करता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो इन पे रोक लगाए। The power to make laws under is confined only to parliament and not on the state legislature। ये बात हम कर ही चुके हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है।
एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है, आपको पता है कि जब भी फंडामेंटल राइट एब्रोगेट होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, या हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, वो हम रेट पे पढ़ेंगे। तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि मेरे फंडामेंटल राइट कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, एब्रोगेट हो रहे हैं, वायोलेट हो रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ भी डाल दी भैया, एक प्रोविजन और डाल दिया कि भैया अगर ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है तो कल को आप उठ के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि मैं तो भैया आर्मी का बंदा हूं और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको यहाँ पे ही पॉइंट डाल दिया है कि आप कोई भी नई चीज दिक्कत क्रिएट करें नहीं, पहले इलाज कर रखा है कि पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई लॉ बना रही है, क्योंकि अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है, और अधिकार को यूज करते हुए पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना रही है तो उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं। कोर्ट वहीं आपको रिजेक्ट कर देगी देन एंड देयर कि भैया ये अलाउड ही नहीं है, हम आपको कोई भी सहायता दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दे रखा है पार्लियामेंट में, फंडामेंटल राइट ने अधिकार दे रखा है पार्लियामेंट को। ये आप मान लीजिए एक तरीके से पार्लियामेंट का फंडामेंटल राइट है, ये पार्लियामेंट का फंडामेंटल राइट है कि वो अधिकार ऐसे बना सक वो ऐसे लॉ बना सकती है। सो दिस वॉज आर्टिकल नंबर 33, सिंपल एंड सोबर। फिर आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 डील्स विद मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस है तो उसकी फंडामेंटल राइट से क्या रिश्ते हैं उसके, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जब आर्म्ड फोर्सेज हैं तो उनका जो अच्छा, एक आर्म्ड फोर्सेज में एक और बात थी, आर्म्ड फोर्सेज में सिर्फ वो ही नहीं आते, कॉम्बैट ही नहीं आते, जो लड़ने वाले वो ही नहीं आते, इसके अलावा इनकी जो भी ऑक्सिलरी सर्विसेज है, जो भी इनकी सपोर्टिंग सर्विसेज है, तो इनका बावर्ची जो होगा, इनका मोची जो होगा, टेलर जो होगा, दर्जी जो होगा, सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। जो खानसामा होगा वो भी इसी में आ जाएगा, स्वीपर होगा वो भी इसी में आ जाएगा। जो भी पूरा का पूरा एक साथ इनके साथ रहता है फोर्सेज में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स। सिर्फ ऐसा ही नहीं है जो दूनाली लेके चल रहा है या जो बंदूक लेके चल रहा है या जो हथियार लेके चल रहा है वही आर्म्ड फोर्सेज का पार्ट है। Any service which is supporting these armed forces people would also be considered in the under Article 33 as armed forces only. फिर आते हैं अपन मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स पे। तो अब ये क्या सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन मार्शल लॉ की सिचुएशन अगर हमारे देश में कहीं लगी हुई है तो तब फंडामेंटल राइट के साथ क्या रिश्ते रहेंगे हमारे देश के सिटीजन के, ये वो वाली सिचुएशन बताता है। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मार्शल लॉ समझ लेते हैं। तो मार्शल लॉ क्या होता है भाई साहब, मार्शल लॉ वो लॉ है, वो बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो है जब हमारे किसी एरिया का, देश का पीस एंड ऑर्डर नष्ट हो चुका है, ठीक है, जो पब्लिक पीस और ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, वो नष्ट हो चुका है, वो बिगड़ चुका है और वहां पे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े ऐसी सिनेरियो चल रहे हैं। अब क्योंकि दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन एंड आउट ऑफ द हैंड सिचुएशन, बेसिकली आउट ऑफ द हैंड, कि अब इस पे क्या है, जो हम नॉर्मल तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं उस तरीके से इस पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा। कल को आप सपोज करें कि भैया हिंदू मुसलमान के झगड़े दंगे इतने बढ़ जाते हैं कि वहाँ की जो स्टेट है या वहाँ की जो मशीनरी है वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं आपस में लड़ने लग गए, आग लगाने लग गए, एक दूसरे के घर जलाने लग गए, और वो कंटिन्यूसली इट गोज ऑन फॉर अ पीरियड। वैसे तो पुलिस आके कंट्रोल कर लेगी, बट सपोज करो कि पुलिस भी नहीं कंट्रोल कर पाए, इतना मैसेकेयर हो जाए, इतनी बड़ी लेवल पे सिचुएशन हो जाए, तो क्या किया जाता है, उस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाता है। उस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाता है, मतलब मिलिट्री को बुलाया जाता है कि भैया अब आप आ जाओ यहाँ पे इस एरिया में अब हमारी बस की बात तो नहीं है इनको कंट्रोल करना, मिलिट्री साहब आप आए यहाँ पे, जो भी आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं आए, और अब यहाँ का पीस एंड ऑर्डर वापस मेंटेन करिए, रीस्टोर करिए। जो भी पीस एंड ऑर्डर है हर आदमी को वापस, आपको चाहे आपको जूत मारने है, चाहे आपको गोली मारनी है, चाहे आपको फांसी देनी है, कैसे भी करके यहाँ पे शांति वापस लेके आए, ट्रैंक्विलिटी इस एरिया की वापस मेंटेन करे। ये ऑर्डर हमारे को दिए जाते हैं, मार्शल लॉ में ये काम किया जाता है। फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन हमारे देश में 1947 जब से हम आज़ाद हुए तब से अभी तक आई नहीं है कि हमें मार्शल लॉ की ज़रूरत पड़े, कहीं पे मार्शल लॉ इम्पोज किया गया हो, नहीं किया गया। नेशनल इमरजेंसी जरूर हुई है जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, इसको जब काम आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें क्या है, मार्शल लॉ कहीं पे भी नहीं लगा है। एक बात आपको ध्यान देने के लिए कि जलियांवाला बाग जो सिचुएशन थी, जलियांवाला बाग सिचुएशन जो हुई थी, जो मैसेकेयर हुआ था, वो वाइल मार्शल लॉ वाज इन फोर्स तब हुआ था, वो वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स था तब हुआ था। अब मार्शल लॉ के प्रोविजन तो अभी भी सेम है कि भैया पीस एंड ऑर्डर अगर खो जाए और कहीं पे मार्शल लॉ इम्पोज हो जाए तो मिलिट्री, पुलिस, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं टू रीस्टोर द पीस एंड ऑर्डर। फिर वो किसी को मारना चाहे, किसी को सजा देना चाहे, किसी के साथ कोई भी व्यवहार करना चाहे,
दैट इज अलाउड। तो मैं नथिंग टू जस्टिफाई जलियांवाला बाग मैसेकर, पॉसिबल ही नहीं है। इट वॉज अ ब्रूटल एक्ट, इट वॉज अ बार्बरिक एक्ट, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बट क्योंकि हम क्या नफरतें जल्दी पालते हैं, तो मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं कि आपकी नफरत थोड़ी सी कम हो, कि भैया जो मार्शल लॉ जो है इम्पोज्ड है। अब यही प्रोविजन आज की गवर्नेंस में भी तो है, ये प्रोविजन आज की गवर्नेंस में भी तो है। तो यहां पे भी तो मार्शल लॉ इम्पोज था, यहां पे भी तो मार्शल लॉ इम्पोज था। और अगर पीस एंड ऑर्डर लाना था तो वहां की गवर्नेंस ने क्या करा, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब पीस एंड ऑर्डर जब आपका मेंटेन नहीं हो रहा तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हो। ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको एक सिनेरियो समझाने की बात है, एक सिनेरियो समझाने की बात है कि भैया वहां पे भी मार्शल लॉ इम्पोज था, तो उसके एवज में जब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था तो उसको रीस्टोर करने के लिए गवर्नेंस ने ये ऑर्डर दिए। और ऐसा ही आज भी अधिकार है, ऐसा ही आज भी अधिकार है कि अगर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो वहां पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाएगा। हाँ, ये किया जा सकता है कि भैया पीस एंड ऑर्डर किस क्वांटम में था, क्योंकि जलियांवाला बाग के समय मैं नहीं था या हम नहीं थे, तो हमें नहीं पता पीस एंड ऑर्डर किस लेवल तक खराब हो गया था या क्या उसकी क्वांटम है आज की तारीख में, किस लेवल तक पीस एंड ऑर्डर खराब होगा जब जाके मार्शल लॉ इंपोज किया जाएगा। तो ये उनका डिस्क्रिशन था, ये उनका डिस्क्रिशन था। बट टू ब्रिंग द थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए आपको समझा रहा हूं, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। कल को कोई उठ के ये ना बोले कि जलियांवाला बाग को अपन सही बता रहे हैं या जलियांवाला बाग को अपन इनह्यूमन नहीं बता रहे हैं। इनह्यूमन था, बार्बरिक था, ब्रूटल था, इससे गंदी चीज नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। बट मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि आपके जो मार्शल लॉ लगता है तब किस तरीके का सिनेरियो बनता है, ये समझा रहा हूं। सो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई, मैंने आपको क्या बोला, प्रोवाइड फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरी देश की टेरिटरी में कहीं पे भी मार्शल लॉ लगाई जा सकती है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, अगेन पार्लियामेंट ही सर्वोपरि है। जब भी हम फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लियामेंट वुड बी सर्वोपरि, वो ही ऊपर है, वो ही सब कुछ तय करेगी। सो टू इंडेमनिफाई, अब इसमें क्या होता है, it empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person or any act done by him in connection with the maintenance of restoration of order and peace in that martial law area। तो जहां पे भी मार्शल लॉ लगा है वहां पे पीस रिस्टोर करने का या आपके पीस एंड ऑर्डर को वापस लाने के तहत कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी एक्शन ले रहा है टू रीस्टोर दी पीस, जिससे यह साबित हो सकता है कि भैया ये पीस एंड ऑर्डर को वापस लाने के लिए करा गया है, तो उसको पार्लियामेंट इंडेमनिफाई कर सकती है, माफी दे सकती है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मिलेगी। तो आज मैंने किसी को मार दिया तो वो ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ लॉ ब्रेकिंग थिंग और मेरे को सजा होगी। लेकिन टू रीस्टोर द पीस एंड ऑर्डर इन दैट एरिया और मार्शल लॉ के समय अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो खैर आम इंसान तो ये करेगा नहीं, बट जो भी आर्म फोर्सेस है वो करेंगी, तो उनको इंडेमनिफाई किया जा सकता है, उन पे इंक्वायरी नहीं हो सकती। और फॉर दैट मैटर यहां पे एक और चीज लगी है, एनी अदर पर्सन, कोई पर्सन भी, गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा भी अगर कोई पर्सन है बट वो प्रूव हो जाता है कि इसने पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हरकत करी है, तो उसको इंडेमनिफाई कर सकती है। करेगी ये तय नहीं है, कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। The parliament can also validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture order or any act done under martial law in such area। फिर क्या हो सकती है, कोई से भी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, कोई से भी पनिशमेंट देना, कोई से भी सेंटेंस देना, जब उनको माफ करना अलाउड है तो उनको सजा देना भी अलाउड है अंडर मार्शल लॉ। ठीक है, ये सब अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 34। तो मार्शल लॉ की सिचुएशन बताता है स्पेसिफिक मार्शल लॉज के लिए, और जब पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रीस्टोर करना है, तो हमारी सारी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो सबको माफ कर सकती है, किसी को भी जो कि रीस्टोर करने में मदद कर रहा है पीस और ऑर्डर को। और फिर वहां पे क्या होता है, मिलिट्री रूल आ जाता है, मिलिट्री शासन आ जाता है, आर्म्ड फोर्सेज वहां पे राज करती हैं। आपको फिर उसके लिए उनको मारना पड़े, जूत देने पड़े, बंकर में डालना पड़े, जेल में डालना पड़े, फांसी देनी पड़े, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से उनको लग रहा है कि ये नोटोरियस गैंग है, ये ही लोग हैं जो उत्पाद फैला रहे हैं, तो आपका कत्लेआम भी करना पड़े तो दैट इज अलाउड। और फिर पार्लियामेंट उनको इंडेमनिफाई भी कर सकती है। इस प्रक्रिया में कोई इंसान उनका साथ दे, उनकी खबर दे या उनको मारे, तो उसको भी माफ कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, इंडेमनिफाई कर सकती है। सो दिस वाज अबाउट मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 35, लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, एंड विद दिस वील एंड फंडामेंटल राइट्स। मतलब एक आर्टिकल 32 हम पढ़ेंगे और शायद एक आध चीजें और है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा।
बट फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 35 पे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं और 36 से आ जाते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये बेसिकली आर्टिकल 35 जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हम आर्टिकल 12 से 34 हमने पढ़े ना, तो उसमें ये सारी चीजें वैसे ही आ चुकी है। बट फिर भी टू रिवाइज इट और आपको पार्लियामेंट की पावर दिखाने के लिए, उनकी फुटिंग दिखाने के लिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 35, पार्लियामेंट्री पावर टू मेक लॉस। पार्लियामेंट सर्वोपरि बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे यहाँ पे, तो उसके पास बहुत सारी पावर है। लॉस कौन बनाता है? वैसे भी पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। लेकिन वाइल इन रिगार्ड्स विद फंडामेंटल राइट्स, तो पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, वी आर डीलिंग विद दैट इन आर्टिकल नंबर 35। सो आर्टिकल 35 says it lays down the power to make laws for giving effect to certain fundamental rights shall vest only with the parliament and not with the state legislature। ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के लिए और उनको लॉ बनाने के लिए, उन पे लॉ बनाने के लिए अधिकार सिर्फ किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाती। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर भी क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी ही है, लेजिस्लेचर ही है ये भी। बट क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बिलोंग्स टू द होल कंट्री, पूरे कंट्री का स्कोप आता है, कवर होता है, तो इस पे अधिकार भी सिर्फ पार्लियामेंट का ही है। पार्लियामेंट ही इनको रोकने या इनको चलाने के लिए लॉज बना सकती है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हमारे हर आर्टिकल में दिए हुए थे। एक दो आर्टिकल में हमने जैसे पढ़े थे अभी, जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर स्पेसिफिकली मेंटेन करी गई है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार है जिनमें पार्लियामेंट के पास स्पेसिफिक अधिकार दिए गए हैं। प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन स्टेट अंडर आर्टिकल 16, अंडर आर्टिकल 16। तो किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब भी हो रहा है, कोई भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी या फॉर दैट मैटर पूरा देश जब नौकरी निकाल रहा है, तो वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन दी बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन दी बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 16 बोलता है। लेकिन फिर यहीं पे एक एक्सेप्शन हमने आर्टिकल 16 में पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकती है। पहले ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता भी था, हालांकि इसको रिपील कर दिया गया। आज की तारीख में सिर्फ दो ही ऐसी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जो कि पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, जहां पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैन बी पुट एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अदरवाइज कहीं पे भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं हो सकता या एक रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वहां पे किसी तरीके का आधार नहीं बना सकते हम कि भैया आप यहां पैदा होने चाहिए तभी आपको नौकरी मिलेगी। बट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इट इज स्टिल परसिस्टेंट, तो यहां पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पे भी नहीं है। बट अगर इसको बनाना भी है या इसको हटाना भी है तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही ऐसी कोई कंडीशन डाल सकती है टू पुट फोर्थ कि भैया एक स्टेट को एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन अ सर्टेन काइंड ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैन बी अ कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। ये डाल सकती है सिर्फ पार्लियामेंट, अदरवाइज नोबडी, नो अथॉरिटी कैन एक्चुअली डू इट। फिर दूसरा बोलता है एम्पावरिंग अदर कोर्ट्स टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32। अब रिट्स क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं लूंगा, मैं आपको समझा देता हूं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, फंडामेंटल राइट्स है ना, गारंटीड राइट्स, इकलौते राइट है जब इनको फंडामेंटल बोले जाते हैं। और ये जो गारंटर है, क्योंकि गारंटी की बात करो तो गारंटी किसी ने तो दी होगी ना, गारंटी, जब भी तो गारंटीड बोला उसको। कोई बॉडी नहीं होगी गारंटी तो फिर कैसे गारंटीड होंगे? तो एक सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर है, सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर है आर्टिकल 32 के तहत कि भैया आप फंडामेंटल राइट किसी का भी अगर एब्रोगेट हो रहा हो, वायोलेट हो रहा हो, तो आप उसके लिए रिट इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स, दिस इज फाइन। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है, साथ ही साथ एक और बात, साथ ही के साथ हाई कोर्ट के पास भी क्या है? रिट इशुइंग अथॉरिटी है। रिट इशुइंग अथॉरिटी है आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। आधा तो रिट वाला मैंने यहीं कवर कर लिया आपके, ठीक है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी क्या पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है अगेंस्ट दी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर ही आ रहा है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको अंदर जानबूझ के डाला है ताकि ये भी एक फंडामेंटल राइट बन जाए। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। ज्यादा चर्चा इस पर आगे करेंगे। तो ये तो अपने को बात समझ में आ गई।
तो ये दो जनों को ही अधिकार है या दो कोर्ट्स के पास ही अभी के लिए अधिकार है, बट किसी और कोर्ट को इतने सारे केस हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स का मास वायोलेशन हो जाता है, डील करना है हमारे को, या हमारे को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वैसे ही इतना सारा वर्कलोड है, अब हमें दूसरे कोर्ट को भी ये पावर देनी पड़ेगी कि वो फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए रिट इशू कर सकें। तो ये अधिकार हमें किसने दिया भैया? ये अधिकार हम दे सकता है पार्लियामेंट। ये अधिकार हमारे को आर्टिकल 35 ने दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसने अधिकार दिया पार्लियामेंट को कि आप किसी भी कोर्ट को ऑथोराइज कर सकते हो टू इशू रिट्स। रिट इशू करने के लिए आप किसी भी कोर्ट को ऑथराइज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। इसके अलावा आप किसी भी कोर्ट को, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी अधिकार दे सकते हो। एज ऑफ नाउ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, बट अगर करना है तो पार्लियामेंट को ये लॉ निकालना पड़ेगा। और पार्लियामेंट क्या करती है? इनके लिए लॉ निकालती है, इनके लिए एक्ट निकालती है, क्योंकि मैंने बोला कोई भी चीज एक्शन में लानी है तो क्या करना पड़ेगा? या तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है तो वो एक्शन में आ जाएगा, नहीं दे रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्ट निकालने पड़ेंगे, बिना एक्ट के काम नहीं चलेगा। फिर बोलता है रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग राइट्स टू दी मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 33 अभी हमने पढ़ा था कि एब्रोगेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को हम उसी तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते जैसे हम एक आम नागरिक को देते हैं या एक नॉर्मल सिटीजन को देते हैं, तो उन पे कोई ना कोई रोक टोक लगानी पड़ेगी, और वो रोक टोक लगाने का अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है हमारे पार्लियामेंट के पास। फिर वापस 34 भी अभी भी पढ़ा हमने, इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी पर्सन फॉर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के तहत रीस्टोर ऑर्डर एंड पीस के तहत आर्टिकल 34 अभी भी ताज़ा पढ़ा है हमने कि भैया आर्टिकल 34 में रीस्टोर पीस एंड ऑर्डर लाने के लिए एक एरिया में वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी आदमी अगर इसके तहत रीस्टोर ऑर्डर एंड पीस के तहत काम कर रहा है और वो जनरल टाइम में क्राइम है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्राइम है, तो उसको इंडेमनीफाई भी कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, माफ भी कर सकती है। तो आर्टिकल 34 भी डिटेल में पढ़ा है, नो पॉइंट फोकसिंग मोर ऑन इट। देन आता आपका ई पॉइंट, पावर टू मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज अनटचेबिलिटी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बॉन्डेड एंड फोर्स लेबर। ये सब भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने ये आर्टिकल पढ़े थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेट तो कभी भी फंडामेंटल राइट वायोलेट करेगी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे ही रखा है और आप आर्टिकल 32 का यूज करके जा ही सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हैं, जनरली फंडामेंटल राइट्स आर दी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट, बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल भी हैं, तो अनटचेबिलिटी इंडिविजुअल भी नहीं फैला सकता। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग लेन देन, इंसान की खरीद फरोख्त, महिला की, बच्चों की, पुरुष की, किसी की भी एक प्राइवेट इंसान भी नहीं करा सकता। किसी को फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर, जो कि पहले जमाने में राजा महाराजा, जमींदार, चौकीदार, चौधरी, राठौड़ सब कराते थे, वो आज की तारीख में कोई प्राइवेट इंसान भी नहीं करा सकता, सिर्फ सरकार करा सकती है। वो भी कब करा सकती है? जब आपके पास कंपलसरी सर्विस हो देश को बचाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज बॉन्डेड एंड फोर्स लेबर कोई भी नहीं करा सकता। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल को भी रोकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी गवर्नेंस, अपार्ट फ्रॉम दी स्टेट मशीनरी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल को भी रोकते हैं। और इनको रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट अलग अलग एक्ट निकालती है, डिफरेंट एक्ट निकालती है, जहां पे ये बंदिशें लगाती है कि आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते। तो इनके लिए पार्लियामेंट को क्या निकालने पड़ते हैं? एक्ट्स निकालने पड़ते हैं। बट ये एक्ट निकाल कौन सकता है? सिर्फ हमारी पार्लियामेंट। अदरवाइज कोई ये एक्ट नहीं निकाल सकता, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं निकाल सकता, या कोई भी छोटी गवर्निंग बॉडी नहीं निकाल सकती। सो दिस वॉज ऑल आर्टिकल 35। इन आर्टिकल 35 भी समझ में आ गया, पार्लियामेंट के पास पावर है। सो विद दिस वी एंड आर्टिकल 35 और फंडामेंटल राइट भी खत्म हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद आर्टिकल नंबर 32, जो हमारे को सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग अथॉरिटी बताएगा, पावर बताएगा। उसको हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।